तो लालू जी का सामाजिक न्याय देखिए, कहने को तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत बात की, उन्होंने फ्रेजेस दिए, भूरा बाल सर्फ करो, उन्होंने कहा कि पिछड़े अगड़ी जातियों से ऊंचे घर बनाएं, उन्होंने हुँ, कहा कि कुर्ते के ऊपर गंजी पहनने का समय आ गया है। तो लालू जी ने ये नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि ओबीसी जातियों का जो कंसोलिडेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। तो वोट के लिए उन्होंने नहीं किया। तो इसको सामाजिक न्याय आप कैसे कह सकते हैं? जब नीतीश जी आए तो ओबीसी ईबीसी का बाइफरकेशन किया, ये हुँ। है सामाजिक न्याय। लालू जी के टेन्योर में पूरे 15 साल में एक डॉक्टर की बहाली नहीं हुई। और उन्होंने कहा है कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर ये एक्ट लाया जाएगा और 20 महीनों के अंदर इसका क्रियान्वयन जो है वो सुनिश्चित कर दिया जाएगा। जब लालू जी रेल मंत्री बने हाँ। तो उन्होंने ग्रेड 4 में जितनी भी नियुक्तियां करवाई, हुँ, सबके बदले जमीनें ली, मंत्री बनाने के लिए जमीनें ली गई। यूपीए 1 में रघुनाथ झा मिनिस्टर थे, कांति सिंह मिनिस्टर थे। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अलेज कर रहे हैं, हुँ, ये नोटेड है। अब उनको अब जैसे कांति सिंह ने 99 डिसमिल जमीन और उस पर बना 3 मंजिला मकान लालू जी के बेटे को गिफ्ट की। आप उस समय देखेंगे और अभी भी उसका वेस्टेज आपको दिख जाएगा बिहार में, कि किसी भी घर में सिर्फ दरवाजा नहीं होता है, हुँ, दरवाजे के बाहर एक ग्रिल होता है। हुँ, एकदम ये कॉमन अभी भी आपको पटना में दिख जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अगर पिछले 20 वर्षों में सबसे ज्यादा किसी राज्य में काम हुआ होगा, हुँ, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, तो वो बिहार में हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आप देखते हैं कि जो स्टेट का रिस्पॉन्स होना चाहिए हुँ, अपराधियों को पकड़ने का, कन्विक्ट कराने का, वो तो छोड़ ही दीजिए। शायद मूक दर्शक बने रहते वो भी आइडियल था। कम जॉब्स तो ठीक है, बहुत अभी बोल सकते अभी जॉब्स और होनी चाहिए, लेकिन जीरो जॉब्स बोलिए उसको, जहां स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर नॉन एग्जिस्टेंट है। तो मेरे पास करने का कुछ है नहीं और मुझे पता है कि अगर मैं अपराध करूं भी तो मुझे कुछ होना नहीं है। मुझे दिख रहा है कि वो बगल वाला जो लड़का था वो भी अनपढ़ था, उसने अपहरण कर करके अभी करोड़ों कमा लिया, स्कॉर्पियो खरीद लिया है। चार घोटाला तो सिर्फ एक घोटाला है, एग्ज़ैक्टली। बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं हुँ, जो हम जानते भी नहीं है, जिसके बारे में बात भी नहीं होती है, जिस पे कन्विक्शन नहीं हुआ। तेजस्वी यादव के पास 52 प्रॉपर्टीज है अभी आज के डेट में, 52 प्रॉपर्टीज। बूथ लूट तो वहां रिपोर्ट होती थी जहां कुछ कंटेंशन होता था, झगड़ा झंझट हो गया, एक पक्ष ने कहा तो बूथ लूट का इंसिडेंट हुआ, रिकॉर्डेड। और वैसे इंसिडेंट्स होते थे हजारों बूथ के। हजारों बूथ तो ऐसे होते थे जहां इतनी शांति से बूथ लूट होती थी कि कभी वो रिकॉर्ड नहीं होता था। चुनाव पूर्व प्रत्याशियों की हत्या हुई, मतलब आम जनता तो छोड़ दीजिए आप, प्रत्याशियों की हत्या। चुनाव बाद जीते हुए विधायकों की हत्या हुई, मशरक के विधायक की हत्या हुई। हुँ, 2004 में हुँ, एक जिस गांव से शहाबुद्दीन की पोलिंग कम हुई, ओम प्रकाश यादव की ज्यादा हुई, मुखिया की हत्या करवा दी उन्होंने। सोचिए, पूरा विपक्ष कह रहा है, एसपी की रिपोर्ट आई हुई है, प्रूवन है कि उसने घूस ली, तो पकड़ा गया है वो। लेकिन लालू प्रसाद यादव विधानसभा में कह रहे हैं कि नहीं, मेरा भरोसे का आदमी है, तो इसको नहीं मानेंगे। एक और बात है, महिलाओं को जो मासिक सहायता देने की बात की जा रही है, क्योंकि ये आजकल हर राज्य के चुनाव में हम देख रहे हैं और इसमें पक्ष विपक्ष का कोई रोल ही नहीं है, बिल्कुल। ये कहा जा रहा है। लेकिन बिहार वो जगह है जहाँ पर सुशासन राज, जिनको हम बोलते हैं, नीतीश की सरकार से पहले जब लालू राबड़ी शासन रहा है वहाँ पर, तब महिलाएं शाम को 6 से 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती थी। किस तरह से अपहरण होते थे, महिलाएं तो महिलाएं, पुरुष बाहर नहीं निकलते थे। बिल्कुल। जो ये बात कर रहे हैं, इसमें महिलाओं को सहायता देकर क्या घर पे बैठना पड़ेगा अंदर घर में? नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव अपनी पूरी सरगर्मी से शुरू हो रहे हैं और साथ ही साथ वादे दावे पक्ष विपक्ष सबके किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 20 साल के सुशासन को चुनौती देने वाली जो पार्टी है, विशेष तौर से हम आरजेडी की बात कर रहे हैं, उसका पूरा जो इतिहास देखा जाए तो जंगल राज के नाम से आज भी कुख्यात है। लेकिन इस बार जो वादे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि पीढ़ी बदल गई है, तो आरजेडी भी बदल गई है, सोच भी बदल गई है और युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर पूरे समाज को अपनी तरफ खींचने की कोशिशें वादों में नजर आ रही हैं। लेकिन इन वादों की सच्चाई क्या है और क्या इतिहास से कुछ सबक भी बिहार की जनता को लेना चाहिए? अगर कहीं पर भी जिस भी पार्टी को वोट देंगे, उससे पहले थोड़ा सा बिहार का इतिहास जानना भी ज़रूरी है कि आखिर बिहार से पलायन क्यों होता है, बिहार में जंगल राज क्यों आया, बिहार के अंदर वो विकास क्यों नहीं हो पाया जिसका वो हकदार हमारा प्रदेश रहा है। इन तमाम बातों पर चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चुनाव का मौसम है, लोग अगर जा रहे हैं चुनाव में वोट देंगे, तो क्या वोट चोरी वाकई में हो रही है जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं?
क्या वाकई में वहाँ समाजवाद की जो बात की जा रही है विपक्षी पार्टियों द्वारा, इंडी गठबंधन के द्वारा, क्या समाजवाद आ पाएगा? तस्वीर क्या बोलती है? वहाँ के राजनेता जो बोल रहे हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि बिहार के इतिहास और इन पार्टियों के इतिहास से जुड़ी बातें जब तक नहीं समझेंगे तब तक बिहार को और बिहार की राजनीति को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसके लिए ब्रोकन प्रोमिसेस के लेखक मृत्युंजय शर्मा से बेहतर कौन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये पुस्तक लिखी। मैं आप सभी दर्शकों को दिखा दूं, ये पहले भी हमने जब इनके साथ पॉडकास्ट किया है, इंग्लिश बुक आई थी, अब इसका ये हिंदी संस्करण आ गया। बिहार के लोग हिंदी भाषी लोग हैं, उनके लिए विशेष तौर से ये है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसीलिए आज हम बिहार पर बात भी करेंगे क्योंकि चुनाव सामने है। हमारे साथ मृत्युंजय जी हैं। मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बातें मैंने भूमिका तो बहुत लंबी बांध दी है, लेकिन हम अगर सीधे मुद्दे पर आए, चुनाव तो आप देख रहे हैं कि अब तो आचार संहिता लागू हो चुकी है, प्रचार जोरों शोरों पर है। सबसे ज्यादा अगर बात होती है नीतीश कुमार की जो सरकार है, सुशासन वर्सेस जंगल राज कहा जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी हैं, एक कन्विक्टेड लीडर के बेसिकली कहा जाए तो, जो कि अपने आप में एक बड़ा मामला है, वो आज जो बातें करते हैं युवाओं को रिझाने के लिए कि हम सामाजिक न्याय लेकर आएंगे, सबसे बड़ी बात यही है। क्या इन बातों पर, इस पीढ़ी पर भरोसा किया जा सकता है? और लालू जी का सामाजिक न्याय कैसा था? जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि सामाजिक न्याय कहते किसे हैं, है ना। और किसी भी इंसान के कथन को अगर आप सत्य माने या असत्य माने, इस चीज का पैमाना सबसे अच्छा यही होता है कि उस इंसान ने इतिहास में क्या किया है। इनफैक्ट अगर आप यूनिवर्सिटीज में भी जाएं तो एडमिशन का एक क्राइटेरिया यही होता है, दे से द पास्ट इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो लालू जी का सामाजिक न्याय देखिए, कहने को तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत बात की, उन्होंने फ्रेजेस दिए, भूरा बाल सर्फ करो, उन्होंने कहा कि पिछड़े अगड़ी जातियों से ऊंचे घर बनाए, उन्होंने कहा कि कुर्ते के ऊपर गंजी पहनने का समय आ गया है। लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पे, चाहे पॉलिसीज के थ्रू चाहे इकोनॉमिक मेजर्स के थ्रू, ऐसा क्या किया गया? अगर सबसे बड़ा अचीवमेंट देखें लालू जी के पूरे कार्यकाल की, तो वो था मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशंस लागू हुआ। उसमें लालू जी का क्या हाथ था? कुछ नहीं, वो तो केंद्र ने लागू किया। उसको भुनाया इन्होंने बहुत अच्छे से कि अब रिजर्वेशंस आ गए हैं, अब सबको हक मिलेगा। लेकिन ठीक है, वो वीपी सिंह ने किया, वो देश के सारे राज्यों में एक साथ लागू किया। आपने क्या किया? उस समय जो लालू जी के साथ बाकी नेता थे, इंक्लूडिंग नीतीश जी, उन्होंने कहा कि ठीक है, रिजर्वेशंस तो आ गए हैं, लेकिन इसको बिहार फॉर्मूले पे लागू किया जाए। बिहार फॉर्मूला क्या था? कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में एक फॉर्मूला दिया था, जिसमें उन्होंने पिछड़ी जातियों में भी ओबीसी और ईबीसी को अलग अलग रखा था, क्योंकि उनका कहना था कि अगर सबको ग्रुप कर देंगे, कुल जातियां देखेंगे आप तो करीब 150 है पूरी ओबीसी ईबीसी मिला के, तो फायदा सिर्फ वही टॉप की 5-10 जातियों को मिलता रहेगा, बाकी तो फिर भी वही रह जाएंगे। तो लालू जी ने ये नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि ओबीसी जातियों का जो कंसोलिडेशन है वो ब्रेक हो जाएगा, तो वोट के लिए उन्होंने नहीं किया। तो इसको सामाजिक न्याय आप कैसे कह सकते हैं? इनफैक्ट 15 साल तो नहीं किया, जब 2006 में नीतीश जी आए और उन्होंने सबसे पहला काम किया ओबीसी बीसी बाइफरकेशन, तो लालू जी का वक्तव्य है ये, वो रेल मंत्री थे, उन्होंने बिहार के सभा में कहा कि ये सब झंझट का घर है, इससे आपस में सब लड़ जाएंगे, तो इसको नहीं करना चाहिए। ईबीसी रिजर्वेशन का उन्होंने विरोध किया। आज उसी ईबीसी रिजर्वेशन की बदौलत आप देखिए, जो पिछड़े में भी अति पिछड़ी जातियां थी, आज बहुत सशक्त हैं, उसमें से बहुत सारी जातियां, आज उनका रिप्रेजेंटेशन आप देखिए बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन वो नहीं किया। तो ये सामाजिक न्याय इसको कैसे बोल सकते हैं? जो लालू जी का सामाजिक न्याय देखेंगे आप मोटा मोटा, वो एक जाति विशेष और एक ग्रुप विशेष, जिसको माई समीकरण बोलते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण, उस तक सीमित था। लेकिन मैंने इनफैक्ट बुक में भी लिखा है और ये कंटेंट करता हूं कि वो यादवों के भी नहीं थे कभी। वो एक अपने परिवार और आसपास के 100 लोगों के हो सकते हैं, मैं मान सकता हूं कि उनके लिए उन्होंने भलाई कर दी होगी, अपनी जाति की भी उन्होंने भलाई नहीं करी। एग्जाम्पल से मैं बताता हूं, 1994 में बीपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया उन्होंने रामाश्रय प्रसाद यादव को। तो सबने कहा कि यार अपनी जाति के लोग को कर दिया। उस समय उन्होंने बहुत सारे कमीशन आयोग में अपने जातियों के लोगों को भरा, ठीक है, कम से कम अपनी जाति को फायदा पहुंचा रहे थे। उन रामाश्रय प्रसाद यादव की जमीन थी दानापुर में। कुछ दिनों बाद इन रामाश्रय यादव ने अपनी जमीन दानापुर की बेच दी मोहम्मद शमीम को और राकेश रंजन को। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
इन मोहम्मद शमीम और राकेश रंजन ने कुछ दिनों बाद वही जमीन गिफ्ट कर दी किसको? लालू जी के बच्चों को, और वो मोहम्मद शमीम और राकेश रंजन बन गए एमएलसी बिहार में। तो अगर आपने एक अध्यक्ष भी बनाया बीपीएससी का, उसे अध्यक्ष बनाने के बदले उससे अपनी जमीन ले ली उसकी, तो इसे सामाजिक न्याय नहीं कह सकते। सामाजिक न्याय उनका था। एक और घटना है, मैं आपको बताता हूँ, 1994 की। रमेंद्र कुमार सीपीआई के सदस्य थे बिहार विधानसभा में। तो एक दिन रमेंद्र कुमार बिहार विधानसभा में उठते और कहते हैं कि हजारीबाग में एक डीएसपी है, उसने 300 रुपए की घूस ली है और एसपी की रिपोर्ट भी आई कि सच है। परिवहन मंत्री थे इनके अपने लालू जी की सरकार में, जो वो उठते हैं, सीताराम सिंह उनका नाम था, वो उठते हैं, बोलते हैं कि हाँ एसपी की रिपोर्ट आई है और ये प्राइमा फेसी सही है और ये गलत हुआ है, इस पर हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। इस बीच लालू जी खड़े होते हैं विधानसभा में, वो कहते हैं नहीं, जो वो व्यक्ति है वो मेरा भरोसेमंद आदमी है और ये जो एसपी की रिपोर्ट है इसको मतलब इसको लिटरली नहीं लिया जा सकता है। उसको सामाजिक न्याय के तहत मैंने हजारीबाग में पोस्टिंग दी है उसकी डीएसपी की। इसका मतलब है कि सामाजिक न्याय के तहत कुछ विशेष लोगों को या तबके को घूस लेने की भी छूट है। सोचिए, पूरा विपक्ष कह रहा है एसपी की रिपोर्ट आई हुई है, प्रूवन है कि उसने घूस लेते हुए पकड़ा गया है वो, लेकिन लालू प्रसाद यादव विधानसभा में कह रहे हैं कि नहीं, मेरा भरोसे का आदमी है तो इसको नहीं मानेंगे। ये सामाजिक न्याय। तो इन मॉडल्स को जब आप देखते हैं तो अगर ये वाला सामाजिक न्याय अगर आप बात कर रहे हैं तो चाहिए ही नहीं फिर सामाजिक न्याय ना, नहीं चाहिए वो सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय कौन सी चाहिए? जब नीतीश जी आए तो ओबीसी ईबीसी का बाइफरकेशन किया, ये है सामाजिक न्याय। 50% जो महिला की आबादी है उसको 50% आरक्षण दिया पंचायतों में, ये है सामाजिक न्याय। जो बच्चे स्कूल जा रहे थे इनको साइकिल दिया, पोशाक दिया स्कूल जाने के लिए, उनके स्कूल में स्टे करने का जो टेन्योर था वो बढ़ गया, उनकी शादी की एज बढ़ गई, फर्टिलिटी रेट कम हो गई, ये है सामाजिक न्याय। ईबीसी के लिए पंचायतों में रिजर्वेशन किया, ये है सामाजिक न्याय। लालू जी वक्तव्यों के अलावा या वैसे वाक्यों या भाषणों के अलावा जिससे आपसी मतभेद बढ़े, उसके अलावा कोई कदम बता दीजिए, या तो पॉलिसी वाइज, लॉ वाइज, है ना, जिससे कहा जाए अच्छा हाँ सामाजिक न्याय हुआ, जिसका एग्जीक्यूशन कभी हुआ हो तो दिख जाता ना। या आउटकम में 15 सालों के बाद अचानक से दिख गया, अच्छा ये 4 जातियां थी, ठीक है, बाकी को तो छोड़ दिए, उन्हीं की यादव जाति थी, इसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ऊंचा हो गया, तो मान लेते हो गया सामाजिक न्याय। अच्छा विडम्बना ये देखिए कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो पूरा परिवार फंसा है, उसी के जो चुनावी प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री की गद्दी के दावेदार हैं तेजस्वी, वो बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या बिहार की जनता जो इस लैंड फॉर जॉब स्कैम को अच्छी तरह से जानती है, समझती है, कई उसके जो भुक्तभोगी भी हैं, इनके इस बात पे भरोसा कर सकते हैं? इसको भी पास्ट से जज करना ज्यादा अच्छा होगा। मैं पहले बहालियों पे ही आता हूं जी। लालू जी के टेन्योर में पूरे 15 साल में एक डॉक्टर की बहाली नहीं हुई। सोचिए कैसा राज्य होगा, 15 साल में एक डॉक्टर की बहाली नहीं हुई, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। लालू जी के टेन्योर में 2002 में सर्व शिक्षा अभियान, आपको याद होगा, सर्व शिक्षा अभियान का पूरा इंटेंशन यही था कि जो प्राइमरी स्कूल्स हो बच्चों से 2 किलोमीटर के रेडियस में हो। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र ने कहा आपको जितने भी शिक्षक अपॉइंट करने हैं हम उसका भार उठाएंगे, जो वित्तीय भार है, आप बस नियुक्त कर दीजिए। लालू जी ने क्या किया, उन्होंने विशेष नियम बनाए ताकि अल्पसंख्यकों को उसमें वो भर्ती कर सके। कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया कि ये जो भर्ती का नियम है गलत है। लालू जी ने क्या किया, छोड़ दिया नियुक्ति, कोई नियुक्ति ही नहीं की उसकी। तो जब बहाली के मौके थे तो देखिए इन लोगों ने क्या किया, पहला। दूसरा, जब भी नियुक्ति की, मैंने एग्जाम्पल दिया बीपीएससी के अध्यक्ष बनाने का, जब लालू जी रेल मंत्री बने तो उन्होंने ग्रेड 4 में जितनी भी नियुक्तियां करवाई सबके बदले जमीनें ली। अब ये तो नोटेड है, फैक्चुअल है, इसमें तो कोई बोल भी नहीं सकता, केस चल रहा है, एडमिट कर लिया, केस रिजेक्ट करने से इनकार कर दिया गया, चार्जशीट दाखिल हो गई है इनफैक्ट उसमें सीबीआई की। और इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन्हीं की जाति के जो बीपीएल परिवार से आते हैं, हृदयानंद चौधरी, ललन चौधरी, उनके घर के फोटोज हैं, कच्चे घर हैं उनके, राइट, और उनसे उन्होंने वो ग्रुप डी की नौकरी देने के बदले जमीन ले ली, राइट। और ऐसे दर्जनों केसेस हैं। इन लोगों को नौकरी देने की का जो तरीका भी था वो भी इनफैक्ट चार्जशीट में मेंशन्ड है। एक एक दिन में नौकरी दी गई है, मतलब आज अप्लाई किया, शाम तक नौकरी मिल गई है। जो उनके जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो तो फर्जी ही हैं, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बनाने के लिए एक विशेष नियुक्त स्कूल नया खोल दिया गया और वहीं से सारे सर्टिफिकेट्स इन लोगों के इशू कराए गए, शाम तक नौकरी दे दी गई और सबकी जमीनें ले ली गई। इनको भी छोड़ दीजिए, मंत्री बनाने के लिए जमीनें ली गई,
यूपीए 1 में रघुनाथ झा मिनिस्टर थे, कांति सिंह मिनिस्टर थी। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग एलेज कर रहे हैं, ये नोटेड है। अब उनको अब जैसे कांति सिंह ने 99 डिसमिल जमीन और उस पर बना 3 मंजिला मकान लालू जी के बेटे को गिफ्ट की, और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, गिफ्ट की। अब उनको जस्टिफाई करना है क्यों गिफ्ट की। यार कोई किसी को ऐसे जमीन कभी गिफ्ट करता है या घर 3 मंजिला गिफ्ट कर देता है क्या? और ऐसे सुशील मोदी जी ने तो पूरा एकदम लिस्ट डाउन किया है अपनी पुस्तक में। 141 जमीन के प्लॉट्स हैं ऐसे जो इनके पास हैं अभी, लालू जी के परिवार के पास, उनके बेटे बेटी उनको मिला के ऐसे 30 फ्लैट्स हैं इनके पास। तो जब भी मौका मिला है बहाल करने का, तो जो अप्रोच उन्होंने दिखाया है और जो बहालियां की भी हैं उसमें जो अप्रोच दिखाया है, और प्लस अब के जो वादे हैं इतना अनरियलिस्टिक है। हाँ। आप बोल रहे हैं हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। बिहार हाँ। में नहीं तो 3-3.5 करोड़ परिवार हैं। हाँ। बिहार में कुल आप सरकारी नौकरियां अगर मैक्सिमम कर देंगे तो 20 लाख। और उन्होंने कहा है कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर ये एक्ट लाया जाएगा और 20 महीनों के अंदर इसका क्रियान्वयन जो है वो सुनिश्चित कर दिया जाएगा। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि बेसिक ठीक है, 3 करोड़ नौकरी हमने मान लिया, 3 करोड़ नौकरी का एवरेज सैलरी उठा लीजिए, मंथली एक्सपेंस निकाल लीजिए, क्या बिहार का बजट उसको दे सकता है? ये तो हास्यास्पद है फिर, मतलब इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। एक और बात है, महिलाओं को जो मासिक सहायता देने की बात की जा रही है, क्योंकि ये आजकल हर राज्य के चुनाव में हम देख रहे हैं और इसमें पक्ष विपक्ष का कोई रोल ही नहीं है, ये कहा जा रहा है। लेकिन बिहार वो जगह है जहाँ पर सुशासन राज, जिनको हम बोलते हैं, नीतीश की सरकार से पहले जब लालू राबड़ी शासन रहा है वहाँ पर, तब महिलाएं शाम को 6 से 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती थी। और उनको सुरक्षा की जो बात कहते हैं कि आज भी अगर वो जंगल राज वापस आ गया तो जो महिलाएं ये मासिक का वेतन देकर और सहायता देकर, इस तरह का मासिक सहायता देकर आप क्या करेंगे अगर वो सुरक्षा नहीं रहेगी? आपको लगता है कि आरजेडी जिस तरह की बातें कर रही है, अगर वो जीतते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा उस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, वो वैसा ही हो पाएगा मामला कि आज महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी? क्योंकि उनका नाम किनके साथ जुड़ा हुआ था, किस तरह का, मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि गुंडा राज था, और ये सब भी कोई ऐसा नहीं है कि ढकी छुपी है, अफवाहें हैं, सब डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। किस तरह से अपहरण होते थे, महिलाएं, पुरुष बाहर नहीं निकलते थे। बिल्कुल। जो ये बात कर रहे हैं, इसमें महिलाओं को सहायता देकर क्या घर पे बैठना पड़ेगा अंदर घर में? नहीं, वो बहुत फैक्चुअल है। और ये तो महिलाएं छोड़ दीजिए, आपने कहा पुरुष बच्चे, कोई भी 6 बजे के बाद हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। इनफैक्ट आप उस समय देखेंगे, और अभी भी उसका वेस्टेज आपको दिख जाएगा बिहार में, कि किसी भी घर में सिर्फ दरवाजा नहीं होता है, दरवाजे के बाहर एक ग्रिल होता है, एकदम ये कॉमन, अभी भी आपको पटना में दिख जाएगा। और वो एक कल्चरल अब हो गया, और धीरे धीरे अब कम हो रहा है, लेकिन और वो उस ग्रिल में एक इतना बड़ा सा जो ताला आता था, वो पीले कलर का, वो लगता था, और शाम 6 बजे वो ताला लग जाएगा घर में, और घर से कोई बाहर नहीं जा सकता है। शाम 6 बजे के बाद आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो एक तरह से आप इनविटेशन दे रहे हैं किडनैपिंग का, छिनतई का, इस तरह की चीज़ों की आप ये कर रहे हैं। दूसरा, महिलाओं को जो अब ये पैसे देने के बाद, देखिए, अगर आप ये भी कहते हैं कि हम एक चेंज्ड पार्टी हैं, सेकेंड जनरेशन ऑफ लीडरशिप है, लेकिन अब फिर भी आप बात उसी पे अटक जा रहे हैं, हम पैसे दे देंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अगर पिछले 20 वर्षों में सबसे ज्यादा किसी राज्य में काम हुआ होगा, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, तो वो बिहार में हुआ होगा। एग्जाम्पल्स हैं, पंचायत रिजर्वेशन, ऑलमोस्ट मुझे लगता है सबसे लीडिंग स्टेट है बिहार लेके आया 50% रिजर्वेशन। आज बिहार में आधे पंचायत प्रतिनिधि 10,000 महिलाएं। अब सोचिए उसका कितना फर्क पड़ता है पॉलिसी मेकिंग पे, उस जगह पे किस चीज़ पे पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या काम हो रहा है, कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है उसका। जो महिलाएं उस समय स्कूल गई होंगी, आज वो सारी महिलाएं गृहिणी बनी होंगी या कुछ काम कर रही होंगी। जो कॉलेजेस जा पाई, जिनका फर्टिलिटी रेट कम हुआ, जो बाद में शादियां हुई, कितना फ़ायदा हुआ एक पूरे जनरेशन को। इन्हीं महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% रिजर्वेशन किया गया। आज आप अगर बिहार या पटना में जाएंगे तो पुलिस में आपको सड़क पर महिलाएं इतनी ज़्यादा दिखती है, इंडिया में सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट किसी स्टेट में इतना पुलिस में महिलाएं नहीं है जितना बिहार में, 35% आज के डेट, कोई और स्टेट नहीं करता। तो दिख रहा है वो। इनफैक्ट शराबबंदी जो एक बहुत कंटेंशियस टॉपिक है, जिस पे काफी विवाद हुआ, नीतीश कुमार को झेलना पड़ा है, लेकिन फिर भी अब महिलाओं से जाके पूछ लीजिए,
डोमेस्टिक वायलेंस में जो कमी आई है उसका एक फ्लिप साइड भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ महिलाओं के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस में मैसिव कमी आई है। बिल्कुल। उसका फायदा किसको हुआ? महिलाओं को। तो महिलाओं से जाके तो अगर आप बात करेंगे बिहार में पिछले 20 वर्षों के चेंज का, सबसे ज्यादा उन्होंने देखा है। और अभी भी मैं बोल रहा हूं, जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि नीतीश जी ने, एनडीए ने भी तो 10,000 रुपए दे दिया महिलाओं को, ये भी तो वही है। देयर इज अ डिफरेंस। आप महीना पैसा दे रहे हैं, और अभी जो हमने पैसा दिया, मान लीजिए नीतीश जी ने उसको टाई किया है। टाई किया किस चीज के साथ किया? कि 10,000 रुपए आपको हम दे रहे हैं कुछ उद्यम स्टार्ट करने के लिए। अगर आप कुछ स्टार्ट कर पाए और उसके बाद हम एक सर्टेन इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएशन के बाद 5 लाख रुपए तक का लोन देंगे, राइट? आपके उद्यम को बढ़ाने के लिए, अगर आप इस 10,000 रुपए को अच्छे से यूज कर पाए। तो ये सिर्फ एक्सपेंस करने के लिए, ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपए जाके आप मिठाई खा लीजिए, कपड़ा खरीद लीजिए। नो, ये सारी महिलाओं को दिया। मान लीजिए उसमें 1%, 0.1% ही कुछ उद्यम स्टार्ट कर पाते हैं एक्चुअली। सोचिए कितना मैसिव रूरल इकोनॉमी के लिए फायदा होगा। सो देयर इज अ डिफरेंस। पॉलिसीज में पैसे देने के तरीके में भी डिफरेंस होता है। मान लीजिए आज किसानों को पैसे दिए जाते हैं, 6,000 रुपए दिए जाते हैं 3 बार किश्तों में 2,000 रुपए, लेकिन वो इसके लिए नहीं है कि जाके कपड़े खरीद लीजिए, मिठाई खा लीजिए। वो किस लिए है? क्योंकि जो फसल का सीजन होता है, फसल जैसी कटती है, जब वो बेचते हैं उसके पैसे तुरंत नहीं आते हैं, पैसे बाद में आते हैं, तब तक दूसरे फसल का सीजन आ जाता है। तो किसानों के इनपुट के लिए, बीज के खाद के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। तो सरकार ने कहा कि उस इनपुट को सपोर्ट करने के लिए, उस बीज खाद के लिए 2,000 रुपए इनको सीजन के पहले दे दो। तो आप इकोनॉमी को हेल्प कर रहे हैं। पैसे देने के तरीके में भी 10 तरीके हो सकते हैं। हम क्योंकि ये बात कर रहे हैं, आप ही की किताबों से जो आंकड़े लिए ना, लालू राबड़ी शासन के जो आखिरी साल 2005 में बिहार में कुल 3,471 हत्याएं हुई, 251 अपहरण हुए, 1,147 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। और उससे ठीक 1 साल पहले 2004 में ये संख्या और भी ज़्यादा खतरनाक थी। 3,948 हत्याएं, 411 अपहरण और 1,390 बलात्कार। ये जो आंकड़े बताते हैं, और पिछले 20 साल में अगर हम नीतीश कुमार की सरकार को देखें, इन आंकड़ों में क्या गिरावट आई है? जो सुरक्षा का माहौल जो किसी भी राज्य के लिए, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक नागरिक होने के नाते भी आप वहाँ की महिलाओं से जाकर पूछिए उत्तर प्रदेश की, एक जो सिक्योरिटी होती है ना, शाम को निकलना, आपके पास आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब आपके अंदर आता है, तो प्रशासन जो कहते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब सुरक्षा का भाव आता है तो नागरिक अगर सुरक्षित रहेगा तो तभी राज्य में विकास भी होगा, क्योंकि बाहर निकलेगा। ये आंकड़े जो बता रहे हैं ये भयावह है। तो क्या 20 साल में इनमें कमी आई है? ठीक है, एक तो आंकड़े हैं, आंकड़ों को कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है डेफिनेटली कमी होगी, एकदम एप्पल टू एप्पल। मुझे याद नहीं है आंकड़ा, एग्जैक्टली। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं। एक, उस समय जो क्राइम्स हो रहे थे उसका नेचर क्या है, और स्टेट का रिस्पॉन्स क्या है। देखिए, कोई भी स्टेट कभी भी क्राइम फ्री नहीं होगा। क्या आप पूछेंगे अगर मुझसे कि बिहार में जो आज क्राइम का स्टेट है वो एकदम डिजायरेबल? मैं बोलूंगा नहीं। क्राइम कभी भी कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और रिड्यूस होना चाहिए, और सरकार से हमें इतनी जवाबदेही तो मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी आप बोलेंगे कि बेस्ट है, तो मैं बोलूंगा नहीं, और कम हो। बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक, ये जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन अब दूसरी साइड पे देखिए कि जो क्राइम्स हो रहे हैं उसका रिस्पॉन्स कैसे कर रही है स्टेट। अपहरण की आपने बात की, बिहार में उन 14-15 वर्षों में करीब 32,000 केसेस अपहरण के हुए। बहुत बड़ा लगेगा नंबर, लेकिन मैं कहता हूं 32,000 रिपोर्टेड केसेस हैं जहां एफआईआर हुई। ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर, और ये एक इन्फॉर्म्ड गेस ही हम कर सकते हैं, इसके नंबर्स नहीं आ सकते, मुझे लगता है 10 में से 8 में एफआईआर ही नहीं होती थी। तो आप सोच लीजिए कितना टाइम उसको आपको गुना करना पड़ेगा। एफआईआर नहीं होने के कारण पुलिस एफआईआर नहीं लेती थी। मतलब एफआईआर करवाना अपने आप में बहुत, आप कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी हो तो आप एफआईआर लिखवा सकते हैं पुलिस से, राइट? आम लोगों के एफआईआर नहीं होते थे। दूसरा, लोग डर के एफआईआर नहीं करवाते थे, क्योंकि अगर एक बार मैंने एफआईआर करा दिया, एक तो जो किडनैप हुआ है बच्चा, पति, जो भी मेरा, उसके मारे जाने का डर है। दूसरा, एक बार मैंने एफआईआर करा दिया तो नियम है कि अगली बार जब फिर अपहरण होगा तो फिरौती की रकम बढ़ जाएगी मेरी, तो मैं एफआईआर नहीं कराऊंगा। अब इस पूरे 15 वर्षों में ये जो नंबर है, सोचिए कितना भयावह है। दूसरा, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आप देखते हैं कि जो स्टेट का रिस्पॉन्स होना चाहिए अपराधियों को पकड़ने का, कन्विक्ट कराने का, वो तो छोड़ ही दीजिए, शायद मूक दर्शक बने रहते वो भी आइडियल था। स्टेट इसमें से कई में कंप्लिसिट था, वो शामिल था इन अपराधों में, और स्टेट के लोग। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, फेमस केसेस है, डॉक्टर रमेश चंद्रा का अपहरण आप देख लीजिए,
आप एक इनफैक्ट गिरफ्तार हुआ 2002 मुझे लगता है, विनय सिंह नाम का एक व्यक्ति, बहुत कुख्यात अपराधी था, 12 अपहरण के केसेस दर्ज थे। सज्जन जलान का उसने अपहरण किया था, एक साइड के चीफ सत्यव्रत गांगुली हुआ करते थे, उनका अपहरण किया था। 2002 में जब ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तो गिरफ्तार कहां से हुआ? कंकड़बाग में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के दामाद के घर से। अभी सुभाष यादव का इंटरव्यू आया, और को तो छोड़ ही दीजिए, सुभाष यादव, साधु यादव सरकार थे उस समय ना। सुभाष यादव जब बोल रहे हैं ऑन कैमरा आके कि सीएम हाउस में होती थी डीलिंग, बोला जाता था इतना ले लो, इतने में छोड़ दो, इतने में जाने दो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। मेरे साथ एक बुक टॉक में आदरणीय राम बहादुर राय जी थे, उन्होंने एक इंसिडेंट बताया जिसमें उन्होंने जाके लालू जी से कहा कि छुड़वा दीजिए, फिर बाद में हो जाता है वो। एक बिजनेस बन चुका था ये अपहरण का, एक तरह से देखा जाए तो। बिल्कुल था, अवैध, गैर कानूनी। जहां भी एक स्टेट में इतना बड़ा पॉपुलेशन, खास करके युवा पॉपुलेशन होगा, जहां जीरो जॉब्स होंगे, मतलब कम जॉब्स तो ठीक है, बहुत अभी बोल सकते हैं अभी जॉब्स और होनी चाहिए, लेकिन जीरो जॉब्स बोलिए उसको, जहां स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर नॉन एग्जिस्टेंट है, तो मेरे पास करने का कुछ है नहीं, और मुझे पता है कि अगर मैं अपराध करूं भी तो मुझे कुछ होना नहीं है। तो ये तो एक्चुअली मैं मोटिवेट हो रहा हूं अपराध करने के लिए। मुझे दिख रहा है कि वो बगल वाला जो लड़का था वो भी अनपढ़ था, उसने अपहरण कर करके अभी करोड़ों कमा लिया, स्कॉर्पियो खरीद लिया है, और उसको कुछ नहीं होता है। तो मुझे दिख रहा है ना, तो मैं भी क्यों ना करूं ये। तो शुरू में जो कुछ गिरोहों ने शुरू किया अपहरण, धीरे धीरे वो एक कोई भी 5 लोगों का ग्रुप था, उसको दिखता था कुछ नहीं कर रहे, जवान हो गए तो क्या करता, अपहरण कर लेते हैं। और उसके एक तरह से सप्लाई चेन बन गया कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस उसको उठा के दूसरी पार्टी को दे देना है, फिर वो कहीं ले जाएगा, वो अपना फिरौती का रकम वसूलेगा, मुझे बस लाख रुपए मिल जाएंगे इसके। तो एक उठा रहा है, एक उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक फिरौती की रकम की नेगोशिएशन कर रहा है, एक रखने वाला, इनफैक्ट एक पूरी जगह है नेपाल में रखने की पूरी जगह है, बेतिया में रखने की जगह है, उत्तर प्रदेश में रखने की जगह है, तो वहाँ रखेगा कौन। इस प्रकार से पूरा एक सप्लाई चेन बना हुआ था, और उसका कट हर जगह जाता था। ये चीज़ है, और शायद यही वजह है। एक और बड़ी समस्या वहाँ की जो उस समय की रही है, अपहरण के अलावा भी हम हमेशा ये बात करते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा टैलेंट होता है। एजुकेशनली भी अगर देखा जाए, आईपीएस वहाँ पे बहुत निकलते हैं, आईएएस ऑफिसर्स हमने वहाँ के बहुत देखे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो जंगल राज या ये जो 15 साल का वहाँ आरजेडी का शासन रहा है, उसमें पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या सिर्फ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग बाहर जाते थे, या फिर बिहार में रहने का एक डर, एक भय अंदर तक समाया हुआ था, जिससे मुझे लगता है कि उस समय की पीढ़ी आज भी अगर बात करती है तो वो घबरा जाते हैं। आप ये बात करें, हमने तो सांसद और अपने भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी से बात की, उन्होंने कहा कि मैंने पलायन किया था वहाँ पर डर के मारे। ये जो पूरा पलायन का जो सिनेरियो शुरू हुआ था, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा डर क्या था, और आपको लगता है कि ये कम हुआ है, और बिहार में भी कितने सुधार की गुंजाइश है इसमें? पलायन अभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पहले भी होता था। जो शुरुआत में आप देखेंगे आज़ादी के बाद 60 और 70 के दशक में जो पलायन होता था बिहार से, वो ज़्यादातर पंजाब हरियाणा के खेतों में, वहाँ पे धान की सीजन में पलायन होता था। हाँ। तो वहाँ पे खेती करने गए मजदूर, और 2-3 महीने अपने सीजन में मजदूरी किया, पैसा कमाया और वापस आ गए अपने गाँव। 90 के दशक के बाद आप देखेंगे 2 तरह के पलायन शुरू हुए। एक तो बहुत सारे स्टेट्स जो इंडस्ट्रियलाइज होने लगे, तो मैन पावर की ज़रूरत थी, तो आप देखेंगे जो इंडस्ट्रीज में चेन्नई में, मुंबई में, सूरत में बहुत सारे मजदूर बन के जाने लगे। अब 2 तरीका हो सकता है, एक तो हो सकता है मैं इकोनॉमिक रीजन से पलायन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर रांची से दिल्ली आता हूँ एक जॉब के लिए, तो ये मेरा इकोनॉमिक रीजन है, मैं किसी के डर से या कोई और दिक्कत से नहीं आ रहा हूँ, तो उस कारण से बहुत सारे लोग बाहर गए इकोनॉमिक रीजंस के लिए। दूसरा जो रीजन था वो लॉ एंड ऑर्डर का ही रीजन था। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स, खास करके जब अपहरण उद्योग अपने चरम पे था, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, बोर्डिंग स्कूल्स में भेज दिया, किसी के चाचा कहीं रहते हैं तो वहाँ भेज दिया, मामा रहते हैं तो वहाँ भेज दिया, और बहुत सारे फैमिलीज ने पूरी फैमिली को वहाँ से रिलोकेट कर दिया कि दिल्ली, बॉम्बे, जो भी थोड़े सक्षम थे कि अब वहाँ रह लेंगे, वहीं पे कुछ काम करेंगे और बच्चे हमारे वहीं पे पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ। बहुत सारे लोग इस कारण से माइग्रेट किए क्योंकि उनके प्रोफेशंस में वहाँ पे बहुत खतरा था। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी डॉक्टर अगर थोड़ा सा फेमस डॉक्टर हो गया तो वो गारंटी आज नहीं तो कल अपहरण होना है आपका, मतलब वो आप बच नहीं सकते हो, या तो पहले ही आप पैसे दे दो कि भाई पैसे रख लो, मेरा अपहरण नहीं करना। बिजनेसमैन जितने होंगे उनको देख लीजिए, इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, जितने भी लोग होंगे, आप बिहार में बिना पैसा दिए या अपहरण के बाद पैसा दिए आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारा ऐसा ही, इसको ब्रेन ड्रेन आप बोल सकते हो, बहुत सारे लोग इस कारण से बाहर चले गए। बिहार में जो कॉलेजेस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्ट, मतलब 3-3 साल की डिग्री या 5 साल में पूरी नहीं हो रही है, राइट।
तो पढ़ाई के लिए कोई रुक नहीं सकता था, हायर एजुकेशन के लिए लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया। आप देखेंगे 1999 से 2001 तक, 1999 में जो माइग्रेशन का रेट था बिहार से, 2001 तक वो ट्रिपल हो चुका था, 200% बढ़ चुका था। तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं, पलायन तो पहले भी होता था, आज भी होता है। द नंबर्स डिफर। 1991 में 1 व्यक्ति कर रहा था, तो 2001 में 3 व्यक्ति कर रहे थे। एंड रीजन इज डिफरेंट। रीजन इज डिफरेंट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पलायन बॉम्बे से भी होता है, ऐसे देखिए, सब जगह बॉम्बे से कोई हैदराबाद काम करने जा रहा होता है, बट 5% 10% लोग जाएंगे ना, 300% लोग थोड़ी जाएंगे। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन था तो सिक्योरिटी थी। बहुत सारे ऐसे लोग जो रहना चाहते थे, कुछ काम करना चाहते थे छोटा मोटा, लेकिन फैमिलीज को ये डर था कि यार बाहर कम से कम जिंदा तो रहेंगे, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो रहेगी, वो सबसे प्राइम होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने पलायन किया उस समय। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस बार जब चुनाव चल रहे हैं तो तेजस्वी यादव जो हैं वो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हटाएंगे। हाँ, तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं। तो जब ये करप्शन की जब ये बात करते हैं तो बिहार के लोगों को याद तो आता होगा कि लालू प्रसाद यादव तो चारा घोटाले के कन्विक्टेड अपराधी हैं, वो तो कन्विक्ट हो चुके हैं, दोषी हैं जी। ये कन्विंसिंग होते हैं, ये जिस तरह की बात करते हैं, कि वाकई में बिहार की जनता इन बातों से कन्विंस होगी, क्योंकि पीढ़ी बदल गई है। कन्विंस हो जाती है अगर इन्होंने जो नई पीढ़ी थी, इन्होंने कुछ और एग्जाम्पल सेट किए होते। लेकिन चारा घोटाला तो सिर्फ एक घोटाला है। एग्जैक्टली। बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जो हम जानते भी नहीं है, जिसके बारे में बात भी नहीं होती है, जिस पे कन्विक्शन नहीं हुआ। हमने लैंड फॉर जॉब्स की बात की, हमने अलकतरा घोटाला हुआ था, है ना। अलकतरा घोटाला आप देखेंगे, इनफैक्ट 93-94 के आसपास, चतरा, अब तो झारखंड में है चतरा में सड़क बननी थी, और उससे हल्दिया ऑयल रिफाइनरी जो है उससे बिटुमेन आना था। सड़क तो कभी नहीं बनी, लेकिन जो बिटुमेन आना था उसमें 300 करोड़ का घोटाला हो गया, है ना। और लालू जी के मंत्री हुआ करते थे पथ निर्माण के, इलियास हुसैन। इलियास हुसैन इसके पूरे कर्ता धर्ता थे, इस 300 करोड़ के घोटाले के। 1990 से लेके 99 तक, जब तक सीबीआई ने उनको अरेस्ट नहीं किया, वो पथ निर्माण मंत्री लगातार रहे, और वो लालू जी के कुबेर मंत्री कहे जाते थे, राइट। और 97 की एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना मैंने बुक में भी जिक्र की है। इलियास जी, जो भी उनकी डीलिंग हुई होगी इन कंपनीज से, तो उससे डील करने के लिए, पैसे लेने के लिए वो दिल्ली आते हैं। दिल्ली में मुलाकात होती है, दिल्ली में वो लोग पैसे लेते हैं और एयर रूट से पटना वापस आते हैं। उस समय एयरपोर्ट्स पे इतनी सिक्योरिटी का झंझट था नहीं, और मंत्रियों को तो खैर ऐसे भी चेकिंग नहीं होती थी। तो ब्रीफकेस में पैसा लेके पटना पहुंचते हैं। लालू जी को खबर लग जाती है इस बात की कि इलियास पैसा लेके दिल्ली से आ रहे हैं पटना, और वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं इलियास हुसैन को रिसीव करने। और जैसे इलियास हुसैन को देखते हो, बोलते हो, का हो इलियास, बड़ा सुंदर बैग लिए हो। तो इलियास बोलते हैं कि जी पालिका से लिए हैं। तो लालू जी बोलते हैं कितना में लिए? तो इलियास बोलते हैं कि जी 2000 में। तो लालू जी के साथ एक व्यक्ति रहते हैं, लालू जी उनको कहते हैं कि इलियास भाई को 3000 रुपया दीजिए, 2000 ब्रीफकेस का और 1000 ढोके लाने का, और ब्रीफकेस घर पहुंचा दीजिए, राइट। तो ये ऐसे ऐसे कितने इंसिडेंट्स और कितने घोटाले हैं। और वही इलियास हुसैन 99 में गिरफ्तार होते हैं, तो उनके जितने समर्थक होते हैं वो कहते हैं कि 97 में लालू जी गिरफ्तार हुए तो उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो इलियास हुसैन गिरफ्तार हुए तो उनकी पत्नी को पथ निर्माण मंत्री बनाया जाए। लेकिन नहीं, वो तो लालू जी का खैर व्यक्ति और परिवार के आगे उनको ऐसे भी कुछ नहीं दिखता था, नहीं बनाई गई। बट दिस इज द काइंड ऑफ, मतलब करप्शन एंड इतना डीप सीटेड, मतलब उसको बुरा भी नहीं मानते थे। और लैंड फॉर जॉब्स में भी अगर सिर्फ लालू जी ने किया होता तो मैं मान जाता। तेजस्वी यादव के पास 52 प्रॉपर्टीज है अभी आज के डेट में, 52 प्रॉपर्टीज। हाउ कम? क्या, कहाँ नौकरी की, क्या ऐसा काम किया कि उनके पास 52 प्रॉपर्टीज? हम लोगों ने जिंदगी भर नौकरी की, एक नहीं खरीद पाए तब तक। हाँ, सही बात है कि ऐसी कौन सी भी नौकरी है कि 52 प्रॉपर्टीज, और खरीदी भी नहीं, गिफ्ट कर दी सबने। मतलब पूरी दुनिया के आपको गिफ्ट कर रही है, हमें तो आज तक किसी ने गिफ्ट नहीं किया। तो हम मानते कि आप अलग हैं, अगर आपके ऊपर भी ये नहीं होते, ये चार्जेस और ये 52 प्रॉपर्टीज आपके सर पे नहीं होते, हम भी मानते कि आप अपने पिता से अलग हैं। एक तरफ ये, अब दूसरी बात ये भी, तेजस्वी यादव की आपने बात की तो उन्होंने ये कहा है कि राज्य को 75 वर्ष का सीएम नहीं चाहिए। ये बेसिकली एज को लेकर तंज कस रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम काबिलियत की बात करते हैं तो क्या बिहार की जनता ये भूल जाएगी कि राबड़ी देवी को किस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया था और वो कैसे सरकार चलाती थी? आपको शायद याद होगा जब शुरुआत में उनके इंटरव्यूज लेने की कोशिश की जाती थी तो कैसे जवाब देती थी। इवन एक तो वेब सीरीज तक बन गई है उनके ऊपर। तो जब कोई व्यक्ति किसी की उम्र पर काबिलियत ना देखते हुए इस तरह की बात करे
ये तंज जो है ये कैसे देखा जाएगा तेजस्वी यादव का? क्योंकि और कोई कंपेयर करने के लिए उनके पास पॉइंट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नीतीश कुमार के ऊपर अगर उनको तंज कसना हो, किस चीज पे कसेंगे? हाँ, नीतीश जी इंजीनियर है पढ़ाई लिखाई में, तो उस पे कसेंगे तो खुद ब वो खुद भी ये हो नहीं है, जाएंगे। हाँ। नीतीश जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसमें देश के कोई भी व्यक्ति हाँ, जिन पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा सकता है। विपक्ष अगर बोलेगा तो लोग हंस देंगे, हाँ। तो भ्रष्टाचार का दाग अब उन पे लगा नहीं सकते हैं। नीतीश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 20 वर्षों में जो काम किया है वो रेयर है पूरे कंट्री में किसी ने किया होगा। प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो लोग आप पे हंस देंगे। तो आपके पास कोई पॉइंट बच नहीं रहा है नीतीश जी को अटैक करने का, तो आप उम्र पे आ जा रहे हैं। तो इसलिए अब देखिए, अब नीतीश जी की उम्र पे आप आ रहे हैं तो सबसे पहले तो घर में आपको उम्र पूछनी चाहिए अपने पिताजी की। हाँ, पिताजी तो नीतीश जी से बड़े हैं, मुझे लगता है 78-80 वर्ष के अब हो गए होंगे लालू जी। वो कैसे अध्यक्ष हैं आपकी पार्टी के? सबसे पहले अपने पिताजी को हटाइए। तो और कन्विक्टेड भी हैं, दोषी भी हैं। कन्विक्टेड भी हैं। हाँ। तो अगर उसी पैरामीटर पे जाना है तो लालू जी को आप अध्यक्ष पद से हटवा दीजिए, फिर बोलिए कि मैंने उनको हटवा दिया है, अब नीतीश जी को भी हट जाना चाहिए। तो ये तो बड़ा मतलब डबल ये है ना। दोस्त भी रहे ना लालू जी और नीतीश, तो अपने बिल्कुल जेपी मूवमेंट के समय से ही काफी अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। जी। एक और चीज जो इस समय बिहार में जो चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है एसआईआर को लेकर, जो विपक्षी पार्टी इंडी अलायंस है, विशेष तौर पे क्योंकि आरजेडी वहाँ पे प्रमुख दल के तौर पे है ही, कांग्रेस का आपको पता ही है हाल वहाँ क्या है। ये एसआईआर के इतने खिलाफ क्यों हैं और इतने आरोप क्यों लगा रहे हैं कि मतदाता सूची से नाम काट दिए, जबकि चुनाव आयोग अपनी तरफ से सब कुछ बोल रहा है और उसके फायदे हर कोई जानता है, लेकिन ये एसआईआर से इतना डर क्यों आरजेडी को? मुझे लगता है असली मुद्दों की कमी है, राइट। और दूसरा मुझे लगता है मैं इसको राहुल गांधी को एट्रीब्यूट करना चाहूंगा। हाँ। कि वो उनका राहुल गांधी का एक ऑब्सेशन होता है कभी कभी किसी चीज पे। आपको याद होगा जब रफाल पे ऑब्सेशन हुआ था, तो सुबह शाम रफाल करते थे। जब उनकी सूट बूट की सरकार को ऑब्सेशन हुआ तो दिन भर वही करते थे। अब प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस की कि राहुल गांधी ने अगर कुछ कह दिया तो किसी हिम्मत नहीं उसको काट सकते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि अब मेरा नैरेटिव है वोट चोरी, तो अब उनके आसपास जितने भी लोग हैं अगर उनको पता भी है कि इससे कोई फायदा नहीं होना है, नुकसान होना है, तो अब उनको उस पर बोलना पड़ेगा। दिस इज वेरी ऑब्वियस। अब कांग्रेस ने ये नैरेटिव सेट कर दिया है तो उसके साथ जितनी ये सारी पार्टियां हैं सब उस नैरेटिव पे चली जा रही हैं। बट जब भी अब फैक्चुअली उसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करती हैं, आज की डेट में मुझे लगता है कि इंडिया में जितना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, रेयर कंट्रीज है दुनिया में जहां इतनी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। रेयर कंट्रीज हमारे आसपास अब एक भी ऐसा देश बता दीजिए। उदाहरण दिए जाते हैं विदेशों में हमारे देश के चुनाव का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बाद भी, इवन इलॉन मस्क ने भी बोला था किसी भी देश में इतना बड़ा इलेक्शन करवा ले, मतलब ऐसे पॉपुलेशन में अपने आप में इतना बढ़िया। और हमेशा से हमने इस चीज को अप्रिशिएट किया है। तो उस इलेक्शन कमीशन को जिसने 1952 से लेकर आज तक कितने प्रॉब्लम्स के बावजूद और धीरे धीरे जो इलेक्टोरल प्रोसेस को एफिशिएंट करते गए, आप देखिए हर इलेक्शन में आप देखेंगे एक दो नए इनोवेशंस आते रहते हैं। अब 52 में आपको अगर ध्यान हो, 52 में जब हमारे इलेक्शंस हुए थे तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी। एक तो जितने मतदाता होते थे उतने बैलेट बॉक्सेस होते थे। सोच के देखिए। अच्छा, इस पे इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो वोट चोरी की बात बार बार कर रहे हैं, वोट चोरी किया था राहुल गांधी ने, लेकिन इसी को बिहार में सबके चुनाव है तो बिहार में तेजी से इसको फैलाया जा रहा है। आरजेडी भी, तेजस्वी भी इसको लगातार लेकर जो है वोट चोरी हो रही। लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि अब मृत्युंजय खुद बैठे, उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, ये बताएंगे कि वोट चोरी कैसे होती है। बैलेट बॉक्स जो ईवीएम पे बार बार आरोप लगा रहे हैं ना, ईवीएम पे वोट हैक किए जा रहे हैं, वोट हैक नहीं, लूटे कैसे जाते थे, जरा आप बिहार में बताइए पहले। नहीं, क्योंकि हमारे प्रोसेसेस इतने इनएफिशिएंट थे। जैसे 52 में आप देखिए जब इलेक्शन की शुरुआत हुई तो हुआ कि हर एक कैंडिडेट के लिए एक बक्सा रखा जाएगा, एक लाल पीला हरा ऐसे बक्सा रखा जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो लाल वाले में डाल दिया तो तृप्ति जी को डाल दिया, हरे वाले में डाल दिया तो इसको डाल दिया। बाद में क्या किए जाते थे, किसी का बक्सा गायब कर दिया गया, एक का बक्से का दूसरे में डाल दिया गया। कौन सी बड़ी बात है, चेक करते रहिए। कोई कैंडिडेट नहीं, कुछ एक ऐसे पर्ची है, पर्ची हमने डाल दिया तो उसका वोट हो गया। आप सोच लीजिए, तो ये पर्ची इधर से उधर डालना कितना आसान रहा होगा, सोच लीजिए। लेकिन तब भी क्या किसी विपक्षी पार्टी ने ये कहा कि नहीं इसमें तो बहुत दिक्कत है, हम ऐसे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? कहा जा सकता था। बाद में जब सिंगल बैलेट शीट आने लगा और सिंगल बैलेट बॉक्स आने लगा, तब भी क्या होता था, आपको ध्यान होगा, अच्छे से याद है। मतलब अगर किसी गांव या दूर दराज के क्षेत्र में है तो शांति से कह दिया जाता था वहाँ 2-4 जो सुरक्षा कर्मी है उनको और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, शांति से बैठ जाइए, हम लोग शांति से आपको बैलेट बॉक्स दे देंगे, लेके चले जाइएगा शाम में। देखा है हम लोगों ने, सामने 90 तक हुआ है ना। अब उसमें 500 हमने उठा लिया पर्ची, 500 में एक ही को मुहर डाल दिया बैलेट बॉक्स में, बैलेट बॉक्स लेके चले गए। बूथ लूट तो
वहां रिपोर्ट होती थी जहां कुछ कंटेंशन होता था, झगड़ा झंझट हो गया, एक पक्ष ने कहा, तो बूथ लूट का इंसिडेंट हुआ, रिकॉर्डेड। और वैसे इंसिडेंट्स होते थे हजारों बूथ के। हजारों बूथ तो ऐसे होते थे जहां इतनी शांति से बूथ लूट होती थी कि कभी वो रिकॉर्ड नहीं होता था। दूसरा, कहीं बहुत ज्यादा कंटेंशन हो गया, वहां पे दिख रहा है कि विपक्षी पार्टी को ज्यादा वोट पड़ गया है, तो उसमें इंक डाल दिया हमने, पानी डाल दिया हमने उसमें। कितना बहुत ऑब्वियस से कॉमन होता कॉमन। था। हाँ, आप देख लीजिए 90 से 2000 तक के चुनावों में, 95 का चुनाव देख लीजिए, हाँ। बिहार में जब हुआ, टीएन सेशन थे मुख्य चुनाव आयुक्त, और लालू जी ने दोनों में बहुत बहसा बहसी चल रही थी कि 95 चुनाव के लिए टीएन सेशन ने 4 बार डेट्स अनाउंस कर करके उसको पोस्टपोन कराया, 4 बार। सोचिए क्या हालत रही होगी। और लालू जी का ये वक्तव्य होता था कि वो टीएन सेशन कौन होता है यहाँ पे चुनाव पोस्टपोन कराने वाला, वो पगला सांड की तरह कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि हम रस्सी बांध के सांड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। याद है 4 बार कराया गया। और उसके बाद भी जो चुनाव हुए, चुनाव पूर्व प्रत्याशियों की हत्या हुई, मतलब आम जनता तो छोड़ दीजिए, आप प्रत्याशियों की हत्या, चुनाव बाद जीते हुए विधायकों की हत्या हुई, मशरक के विधायक की हत्या हुई, अशोक सिंह की हत्या हुई। कितने ऐसे प्रत्याशी थे जिनकी हत्या चुनाव पूर्व हो जाती थी और जीतने के बाद चुनाव पोस्ट हो जाती थी। अब 90 से 2005 देख लिए, 650 लोग रिकॉर्डेड हैं जो चुनावी हिंसा में मारे गए। आज क्या कभी ऐसे कोई चुनाव आपने देखा है कि चुनाव हुआ तो हिंसा में 5 लोग मर गए? आजकल के बच्चे तो सुने ही नहीं। नहीं, ये बंगाल में हो रहा है, अभी पश्चिम बंगाल छोड़ बंगाल में हो रहा है ना, दीजिए, बिहार में लेकिन अब बाकी वैसा देश के नहीं किसी है। भी हिस्से में हाँ। कि चुनाव के दिन, आज चुनाव नहीं, हुआ, शांतिपूर्ण मतदान हुआ, यही सुनने को आता है। अब नए बच्चे कभी सुनते हैं कि आज 200 लोग मारे गए चुनाव हुआ तो? एंड दिस वाज द केस। कितने कितने जितने आज बहुत सारे बाहुबली विधायक सांसद जो बने हुए हैं, उनका करियर कैसे स्टार्ट हुआ? बूथ लूटने से स्टार्ट हुआ। वो किसी न किसी के लठैत थे, वो उनके लिए बूथ लूटते थे एक एरिया में। बाद में उन्होंने कहा जब हम ही बूथ लूट रहे हैं तो हम ही विधायक बन जाते हैं। फिर वो विधायक का चुनाव लड़े, जीते, आज उसमें से कई लोग सांसद विधायक हैं, आज हैं, जो पहले बूथ लूटते थे। तो हम लोगों ने वो एरा देखा है। पहले आप जो आजकल आज इतने कार्ड्स और इसकी उसकी बात कर रहे हैं, पहले कौन सा आइडेंटिटी कार्ड लेके जाके कोई वोट डालता था? हमने कह दिया कि आप तृप्ति जी हैं तो हैं, वो वोट डालेंगी। बिल्कुल सही बात है ना। ये हम चीजें घूंघट देखी पहन रही के है वोट ना। डालेंगे, हाँ। हम नहीं उठाएंगे। और ये मतलब दिस इज सो ऑब्वियस। ऐसे ही चुनाव होते थे उस समय। बीजेपी सत्ता में भी रही, विपक्ष में भी रही, किसी ने पार्टी ने ये किया क्या कि नहीं जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें इतनी, और वो तो इनएफिशिएंसीज रिकॉर्डेड हैं कि इतनी इनएफिशिएंसी है। ये तो सिर्फ एलिगेशन है इनके, हाँ, और इस पे कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है। उसके तो सारे रिकॉर्डेड हैं, खबरें, वीडियोस हैं, वीडियोस हैं। वही मैं कह रही हूँ ना कि ऐसे ऐसे ऑथेंटिक प्रूफ हैं उसके कि आप उसको नकार नहीं सकते। किसी भी पार्टी ने कहा क्या कि हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे? बिहार के 90 के दशक में लालू जी की सरकार के दौरान बाकी पार्टियों ने कहा कि ऐसे आतंक में तो हम नहीं कभी भी जीत पाएंगे। जब शहाबुद्दीन के खिलाफ खड़े हुए, जब अपने वो यादव जी अपने सीवान से, ओम प्रकाश यादव, उनके घर पे गोलियां चलवाई, याद है अच्छी तरह से। शहाबुद्दीन का तो एक अलग ही टेरर है, उस पे तो हमें एक अलग से चर्चा करनी चाहिए थी। तो इनफैक्ट इनफैक्ट शहाबुद्दीन के चुनाव में, उसी चुनाव 2004 में, एक जिस गांव से शहाबुद्दीन की पोलिंग कम हुई, ओम प्रकाश यादव की ज्यादा हुई, मुखिया की हत्या करवा दी उन्होंने। तो जिन लोगों ने वो दौर देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, आज की जो वोट चोरी की एलिगेशन है, हंसी लगती है, मजाक लगता है उसके सामने। आज कितना एफिशिएंट प्रोसेस आप देखिए। आज आप वोटिंग डालने जाते हैं, एक आई कार्ड के बिना आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। अगर मैच नहीं कर रहा है वहां, आपका नाम फोटो है उसमें, फोटो सहित, फोटो युक्त, आपका आई कार्ड भी फोटो युक्त है, वो मैच नहीं कर रहा है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कह सकता है कि नहीं वोट डालने दूंगा। जो सिक्योरिटी अपरेटस है, वो कितना भी दूरस्थ इलाका हो इंडिया का, सबसे दूरस्थ, हर जगह सीआरपीएफ के जवान होते ही होते हैं। कहीं से एक इंसिडेंट नहीं आता है कि गोली चली है। तो इतना एफिशिएंट प्रोसेस आपको मतलब बहुत कमेंडेबल है इलेक्शन कमीशन के लिए। वो 52 से कहां से स्टार्ट किया, जो कहां तक पहुंचा है। और आप जब इस तरह के एलिगेशंस लगाते हैं तो आप सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आम आदमी का आप इलेक्शन कमीशन में विश्वास कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप ये करते हैं तो पूरे लोकतांत्रिक ढांचे में आप विश्वास कम करने की कोशिश करते हैं। आप संविधान की बात करते हैं और एक संवैधानिक संस्था के ऊपर आप विश्वास कम करने की बात करते हैं, तो ये आपकी बात का दोहरापन दिखाई देता है इसमें। अगर आज 18 साल का जो बच्चा एक पहली बार वोट डालने जा रहा है, अगर उसके मन में ये डाउट आ गया कि जो मैं वोट डालने जा रहा हूँ वो सही डलेगा या नहीं, तो सोचिए आपने लोकतंत्र में उसका विश्वास उठा दिया। ऐसी भी तथ्यहीन बातों पर आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं उस बात को।
अभी सुप्रीम कोर्ट में जस्ट 2-3 दिन पहले केस हुआ है, इनफैक्ट पता नहीं वो बहुत हाईलाइट नहीं हुआ मीडिया में। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव इन लोग पीएल डाली वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कि जो वोटर डिलीशंस हुए हैं उसको लेकर बिहार में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें कम से कम कुछ लोगों के नाम दीजिए जिनका एक्चुअली डिलीट हुआ है। जो इन्होंने नाम दिए 10-12 लोगों के, पहला ही नाम जो था, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तो कभी इलेक्टोरल रोल में था ही नहीं और ना आज तक कभी इसने एनुमरेशन फॉर्म भरा है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई दोनों को कि यार पहला ही नाम जब तुम लोग ऐसा लेके आए हो तो फिर बाकी नाम को चेक करने का फायदा क्या है। अब लेकिन ये फैक्ट्स पे नहीं जाते लोग। नहीं, कुछ लोगों को तो पेश भी किया गया था कि इनका नाम गायब है, फिर उन्होंने कहा इनका नाम तो है, उन्होंने कहा हमसे तो कह दिया था आ जाओ, हमसे बोला था कर दो। तो आप यानी सोशल मीडिया के ज़माने में आप ऐसे सफ़ेद झूठ बोलेंगे और उसके बाद आप ये चाहेंगे कि जनता आप पर भरोसा करे, तो ये बड़ी ही अजीब सी बात है। तो फिर इसमें फिर लोग मजाक भी उड़ाते हैं उनका। एक बहुत ज़रूरी बात जो यहाँ पर, क्योंकि बिहार के चुनाव हैं, जब 15 साल के शासन के बाद नीतीश कुमार की सरकार आई थी तो एंटी इनकम्बेंसी थी। ये निश्चित तौर पे कि हम 15 साल की बात कर ही रहे हैं, अपराध से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके विकास सभी तरफ से देखा जाए तो बिहार की जो दुर्गति हुई थी उसके बाद लोगों के अंदर ये था कि अब हमें बदलना है सरकार। 20 साल नीतीश कुमार की सरकार को हो गए हैं, क्या एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ पर, या क्योंकि जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर नहीं है, आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर बदली हैं। सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो आप तो खुद वहाँ से अविभाजित बिहार के रहने वाले हैं, अब भले वहाँ झारखंड हो गया, आज की परिस्थितियाँ वहाँ की कितनी अलग हैं ये सभी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। 20 साल के इस शासनकाल में नीतीश कुमार के और 15 साल के लालू के शासन में क्या आप अंतर देखते हैं, और क्या वहाँ की जनता ये अंतर देखती है? देखती है ना। देखिए, इनकम्बेंसी होता है ज़्यादातर तब होता है जब एक तरह का शासन हमने देख लिया है और जो दूसरा पक्ष है वो भी ब्रॉडली हमें ठीक लग रहा है, तो हम कहते हैं यार एक बार इसको भी ट्राई करके मौका दे दिया जाए, है ना? राइट। लेकिन बिहार में क्या डिफरेंस है, आप, और ये मेरे कहने मत चाहिए, आप माइक लेके बिहार में किसी भी जगह चले जाइए, आप बहुत स्पेसिफिकली पूछ लीजिए कि किसको वोट देंगे, क्यों वोट देंगे, आप ऐसी चर्चाएं कर लीजिए। हर 10 में से ना कम से कम जो हमारी उम्र या उससे बड़े लोग हैं, 10 में से कम 5-7 लोग ये बोल देंगे यार बाकी सब कुछ भी हो लेकिन वो पुराना वाला राज नहीं आना चाहिए, अब वो जंगल राज खाली नहीं आना चाहिए। तो वो इतने ज्यादा प्रताड़ित, इतने ज्यादा भुक्तभोगी, इतने ज्यादा एक तरह से नर्क की जीवन उन्होंने 15 वर्ष जिया है, क्यों बाकी कुछ सोचते ही नहीं, कहते कि नहीं नहीं भाई जो है सब ठीक है, हमको वो वाला नहीं चाहिए। इट इज समथिंग लाइक कि अब हमारा देश में कितनी भी इनएफिशिएंसी हो, असाक्षरता हो, हेल्थ कुछ भी खराब हो, अब अंग्रेजों के शासन में तो हम नहीं जाने वाले, उसको छोड़ ही दो। सेम है कि वो शासन हमें नहीं चाहिए, बाकी जो है ये लोग जो भी करेगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे विरोध करेंगे, अगर खराब होगा, अच्छा करेगा तो प्रशंसा करेंगे, लेकिन यही लोग रहे तो ठीक है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये भी है कि बिहार के लोगों को भले पीढ़ी बदल गई हो, 20 साल हो गए हैं, लेकिन कहानियां कभी ख़त्म नहीं होती ना। जैसे हम आज स्वतंत्रता हमें मिले हुए 75-76 साल हो चुके हैं, लेकिन हमें ब्रिटिश राज से लेके और मुगलों से लेके सारी कहानियां याद हैं। तो वो शासन नहीं आ सकता क्योंकि हमारा चेतना जागृत है, चाहे वो पीढ़ियाँ इतनी बदल गई हों। शायद यही वजह है, क्योंकि अभी तो वहाँ पे लोग हैं, अपने पिताजी से सुनते होंगे, अपने दादाजी से सुनते होंगे, जो जो कहानियाँ वहाँ की सुनी गई हैं, उसके बाद शायद लोगों को पता है कि इनके यहाँ भी पीढ़ी बदली है, लेकिन सोच क्या वाकई में बदली है या नहीं बदली है, वो भी वहाँ की जनता बहुत अच्छी तरह से समझ रही होगी। इस विशेष जो वीडियो में हम बात यही कर रहे थे कि बिहार और जंगल राज और सुशासन में क्या अंतर है और लोग किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें, ऑप्शन क्या है। तो अगर आज इसका अगर हम सार निकालें तो आपको लगता है कि बिहार की जनता, अगर उन्हें नीतीश कुमार की सरकार से 20 साल अगर हो गए हैं, ऑप्शन के तौर पे देखा जाए, तो क्या वहाँ की जनता फिर से एक ऐसा शासन चाहेगी जहाँ पर भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो विकास की गति को रोक दिया गया था, एक ऐसी सरकार को दोबारा लाना चाहेगी? और क्या उनके सामने चुनौती है, क्या वो कन्विंस कर पाएंगे? नहीं, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि आम जनता से अगर आप पूछिएगा ना, मैं ये मानता हूँ वर्तमान सरकार से भी बहुत सारे कंप्लेंट्स होंगे, और है ना बहुत सारी चीज़ों में, जैसे मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर कितना भी अच्छा हो और अच्छा चाहिए मुझे, इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़नी चाहिए, नौकरियाँ और होनी चाहिए, शिक्षा और अच्छी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस मैं कह सकता हूँ कि जो वर्तमान सरकार है वो प्रयास करती है,
मैं कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार में अगर अभी भी क्राइम, जैसे पटना में भी 2-3 हाई प्रोफाइल क्राइम्स हुए थे 3-4 महीने पहले। एक खेमका जी का मर्डर हुआ था, गोपाल खेमका का, फिर पारस हॉस्पिटल में एक हुआ था। वो क्राइम्स बहुत दुखदाई है, लेकिन स्टेट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया आप ये देखिए। 48 घंटे के भीतर गोपाल खेमका मर्डर में, चाहे पारस हॉस्पिटल मर्डर में, जो शूटर्स थे, जो प्लानर्स थे, सब गिरफ्तार किए गए। तो मेरे को ये विश्वास है कि कोशिश तो करेगी ये लोग कम से कम। अगर ऐसा कुछ गलत हो गया तो तुरंत रिएक्ट तो करेगी कम से कम गवर्नमेंट। ये नहीं है कि अच्छा कुछ ऐसा हो गया और जब मतलब स्टेट के पास गए, चाहे पुलिस ऑफिसर्स के पास, चाहे नेता के पास, तो पता चला उसी का कोई व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व। ये तो नहीं होगा। ये विश्वास है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिफरेंस है दोनों सरकारों में, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसलिए जो भी लोग थोड़ा सा भी जानते हैं उस दौर को, जिया नहीं भी हो तो कहानियां सुनी है, कुछ किसी प्रकार से किताबों में पढ़ा है या देखा है, तो उनको लगता है ये वाला दौर तो नहीं चाहिए मेरे को। बिल्कुल। और बिहार की राजनीति के और भी कई पहलू हैं, आपसे उस पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आपने ये जो सुशासन वर्सेस जंगल राज को आज बताने की कोशिश की हमारे दर्शकों को, जिससे उन्हें ये समझ में आएगा कि क्या था, क्या है और क्या हो सकता है, तो ये तस्वीर काफ़ी हद तक क्लियर भी हुई होगी दर्शकों की। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इससे जुड़े कोई भी सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। बिहार से जुड़ी कोई भी आप खबर देखना चाहते हैं या चर्चा करना चाहते हैं उसके ऊपर, तो उसके बारे में भी लिखिएगा। और मृत्युंजय जी, ये पुस्तक के लिए आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। ब्रोकन प्रॉमिसेस, बिहार को समझना है, बिहार को जानना है, 90 के दशक के बिहार को, तो इससे बेहतर कोई पुस्तक नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पर आए, आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।